नया वेरिएंट SARS-CoV-2 का, जो कि WHO ने और यूनाइटेड किंगडम ने डिक्लेयर किया, जिससे कि अनयूजुअल सर्ज यूके के सदर्न पार्ट में नोटिस की गई थी। और उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे देश ने तुरंत प्रोएक्टिवली इसको ध्यान में लेते हुए एक इंडियन कंसोर्शियम बनाया, जिन्होंने हाई लेवल सेंटर्स का, जिसमें 5 DBT के लैब्स थे, दो CSIR के थे और 3 मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के लैब्स थे, जिसमें ICMR का NIV भी इंक्लूडेड है। इन सब लैब जो है ये पहले से ही जीनोमिक वर्क कर रहे थे। मेरा ये ध्यान में दिलाना आवश्यक है कि ऐसा नहीं है कि ये कोई हम लोगों ने एकदम नया चालू किया हो, इससे पहले भी चल रहा था। जैसा मैडम ने बताया, सेंटिनल सर्विलेंस के रूप में हम लोग ये कार्य पहले से भी कर रहे थे, लेकिन जब इसको एक नेशनल कंसोर्शियम का रूप दिया गया तो वो दिसंबर में हम लोगों के ऑब्जेक्टिव के अनुसार, क्योंकि हम ये देखना चाहते थे जो ये वेरिएंट की बात हो रही है ये हमारे देश में पहले से आ गया है या हमारे देश में इसमें आने की संभावना है, और अगर ये आता है तो हमारे देश में किस प्रकार का ये बिहेवियर करेगा और जिससे कि हमको किस तरीके से सावधान रहने की आवश्यकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बतलाया, ये कंसोर्शियम में ये 10 मुख्य लैब थे जिन्होंने ये बनाया, और आज भी वही लैब इसके कार्य कर रहे हैं। हम लोग इसको बढ़ाने का भी प्रयास कर रहे हैं। अब मुख्य चीज़ इसकी ये है कि हम जीन का स्ट्रक्चर होता है उसमें म्यूटेशन देखने की कोशिश करते हैं, और जब कई सारे म्यूटेशन मिलके एक पर्टिकुलर जीन के पार्ट को चेंज करते हैं या उसमें एक ऐसा चेंज लाते हैं, तब उसको एक वेरिएंट कहा जाता है। और जब वेरिएंट्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं तो वो एक स्ट्रेन का रूप भी ले सकते हैं, लेकिन हर स्ट्रेन जो है एक वेरिएंट जरूर होता है, लेकिन वेरिएंट स्ट्रेन नहीं होते। तो ये जैसे कि अभी अभी बतलाया, B117 एक वेरिएंट था जिसको कि यूके में आइडेंटिफाई किया गया था। इसकी 50% ज़्यादा ट्रांसमिसिबिलिटी पाई गई, और इसमें से थोड़ी सी डिजीज़ की सीवियरिटी को भी ये स्टडी किया गया है, जिसका कि अभी अभी पब्लिकेशन हुआ है। एक सीवियरिटी को भी ये इम्पैक्ट करता है। दूसरा वेरिएंट है B1315। ये वेरिएंट साउथ अफ्रीका में आइडेंटिफाई किया गया साइमल्टेनियसली, दोनों चीज़ें करीब करीब साथ हुई थी। और ऐसे ही थर्ड वेरिएंट है P1, जिसको कि ब्राज़ील और जापान में साथ साथ किया गया। इसके अलावा भी बहुत सारे वेरिएंट्स हैं जो आप साथ में देख रहे हैं, जिनको कि स्पाइक प्रोटीन एरिया में, जो कि अभी राघवन सर ने काफ़ी डिटेल में बताया कि किस एरिया में वेरिएंट हमारे लिए वो एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न बनता है या वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन बनता है। तो ये पर्टिकुलर म्यूटेंट्स हम लोगों ने स्टडी किए गए। आप देखेंगे L452R, E484Q, और ये बाकी L452 एंड E484Q साथ में, और N501Y और N440K, जो कि आजकल आप काफ़ी न्यूज़ में देख रहे हैं। ये सभी वेरिएंट उसी के प्रकार हैं। अब इसकी हमारी स्ट्रेटजी क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको अवगत कराना चाहूँगा। और इसमें हमने देखा, सबसे पहले हमने टारगेट सैंपल्स आइडेंटिफाई किए। इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हमारा पहला ग्रुप था, क्योंकि हमको सबसे पहले ये देखना था जो विदेश से आने वाले लोग हैं उनके थ्रू कोई विदेशी नया वेरिएंट हमारे देश में तो नहीं आ जाता। तो ये इंटरनेशनल पैसेंजर्स का जो विदेशों से आ रहे थे उनका ध्यान किया गया, और उसमें हमने कंट्री ऑफ ओरिजिन, जिस कंट्री में से वो आ रहे हैं, उनका वैक्सीनेशन स्टेटस, ट्रैवल हिस्ट्री, बाकी चीज़ों का ध्यान रखा। दूसरे कैटेगरी हमारे सैंपल्स हैं कम्युनिटी सैंपल्स, जिसमें मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि हमारे 2 प्रकार के सैंपल्स को हमने टारगेट किया। नंबर 1, वो स्टेट और वो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे कि आउटब्रेक्स नोट हो रहे हैं या एक्सपोनेंशियल राइज नोट किया जा रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जनवरी के अंत में, फरवरी के शुरू में महाराष्ट्र के काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट और पंजाब के डिस्ट्रिक्ट ने एक एक्सपोनेंशियल सर्ज दिया। उसको नोट करने के लिए ये हमारे उसके रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स को हमने टारगेट किया। और इसी प्रकार अगर क्लिनिकल सीवियरिटी कहीं ज़्यादा मिलती है तो उसमें भी हम समझने के लिए कि ये किसी वेरिएंट के द्वारा तो नहीं है, एक जीनोमिक सीक्वेंस को भी वह टारगेट करते हैं। दूसरा है हमारा सेंटिनल साइट। ये हमारा ऑनगोइंग सर्वेलेंस सिस्टम है और ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि जो नए नए वेरिएंट, जैसा कि अभी राघवन सर ने बताया, आरएनए वायरस में म्यूटेशन होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, और उस म्यूटेशन पे निगाह रखना एक बहुत ही आवश्यक चीज़ है, जिससे कि हमें समझने में मदद मिले कि ये वेरिएंट किस प्रकार से आगे बिहेव कर रहे हैं। तीसरी हमारी कैटेगरी है री इन्फेक्शन वाली, जिसको कि आप सभी जानते हैं और ये काफ़ी कुछ लोगों के ध्यान में रहता है कि री इन्फेक्शन हो गया, पहले भी हुआ था, नवंबर में अभी दोबारा हो गया। इसी प्रकार किसी वैक्सीनेटेड लोगों में जो इन्फेक्शन होता है उसमें भी हम ये देखने की कोशिश करते हैं
क्या उसमें री इन्फेक्शन या कोई नया वेरिएंट तो नहीं है। अब इसके लिए जो हमने एसओपी निर्धारित की, जो कि मैं आप लोगों को ध्यान में दिलाना चाहूँगा, पहला काम है राइट सैंपल हमारे लैब तक पहुँचना, और इसमें हमारा आईडीएसपी का नेटवर्क जो कि जिले जिले तक फैला हुआ है वो इसमें को कार्य में मदद करता है कि राइट सैंपल राइट जगह से लेके और उसको लैब तक पहुँचाए। दूसरा हमारा होता है जो लैब में सीक्वेंसिंग करते हैं, वो सीक्वेंसिंग बेसिकली 3 चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। नंबर 1 वेरिएंट ऑफ कंसर्न, जो आपने अभी देखा 3 हैं, और अब एक हमारा B1617 भी है। और इसी प्रकार हम पहली चीज़ होती है एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न, दूसरा होता है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। इस वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में जो 3-4 वेरिएंट जब इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको आइडेंटिफाई करके जीसेट के एक्सपर्ट्स इसको नोटिफाई करते हैं या WHO इंडिकेट करता है, तब इसको एक वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है। और उसको इन्वेस्टिगेशन के बाद एपिडेमियोलॉजिकल और क्लिनिकल कोरिलेशन के बाद उसको एक नाम दिया जाता है कि वेदर वेरिएंट ऑफ कंसर्न है कि नहीं है। तीसरी चीज़ मैं इसमें आपको कहना चाहूँगा, कुछ अगर ऐसे म्यूटेशन हमारे साइंटिस्ट को दिख रहे हैं जो कि उनके हिसाब से पब्लिक हेल्थ सिग्निफिकेंस के हो सकते हैं। मैं यहाँ पे ये बात बताना चाहूँगा, जैसा कि अभी पूर्व में भी कहा गया, कि हमारे लिए कौन से म्यूटेशंस इम्पॉर्टेंट हैं। म्यूटेशंस रेगुलर होते हैं, तो जीसेड में भी अगर आप देखेंगे ग्लोबली 13,38,000 से ज़्यादा म्यूटेशंस नोटिफाई किए जा चुके हैं इस पर्टिकुलर SARS-CoV-2 के, जिसमें कि यूके, यूएसए सभी देशों ने किया है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, सिंगापुर है और हमारा देश भी है। तो इन सब म्यूटेशंस को नोटिफाई करके ये देखना उन म्यूटेशंस की इंपॉर्टेंस होती है जिन म्यूटेशंस से पब्लिक हेल्थ रेलेवेंस हो। तो अगर साइंटिस्ट उसको नोट करते हैं तो वो एक साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप मिनिस्ट्री ने कॉन्स्टिट्यूट किया है, उसके एक्सपर्ट्स के पास ले जाते हैं, वो इसके ऊपर डेलिब्रेट करते हैं, और अगर वो पाते हैं कि ये पर्टिकुलर म्यूटेशंस या म्यूटेशंस का ग्रुप या वेरिएंट ये एक पब्लिक हेल्थ रेलेवेंस का हो सकता है, तो वो एनसीडीसी को, सेंट्रल सर्वेलेंस यूनिट को नोटिफाई करते हैं। और नोटिफाई करने के बाद एनसीडीसी के लोग स्टेट सर्वेलेंस के लोगों के साथ मिलके या डिस्ट्रिक्ट वालों के साथ मिलके उस पर्टिकुलर कैटेगरी से सैंपल हम और उठाने की कोशिश करते हैं, और कोशिश करते हैं कि इसको एक बेहतर तरीके से समझा जाए। ये मेरा बताने का प्रयोजन आपको यह है कि इस सब प्रोसेस में एक समय लगता है। जिस स्टेट वालों से बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट से बात करते हैं, हॉस्पिटल से बात करते हैं, और फिर राइट सैंपल दोबारा आते हैं और एक जीन सीक्वेंसिंग का प्रोसेस को हमारे लैब दोबारा करते हैं। और उस पर्टिकुलर प्रोसेस में जो अगर लैब के प्रोसीजर की बात करें, हमें 3 से लेकर 7 दिन का समय नॉर्मली लगता है। तो ये सब प्रक्रिया में एक समय लगता है। फिर उसको एक स्टैटिस्टिकली वैलिड बायोस्टैटिस्टिक मेथड से इसको देखा जाता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ एक रेलेवेंस की है कि नहीं, और उसके बाद इसको एक वो दिया जाता है और एक सबमिट की जाती है, उसके बारे में एक पूरी जानकारी। आगे मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, रेगुलर, ये हमारा रेगुलर मैकेनिज्म है, और इसमें हम एक प्रक्रिया करते हैं। जब हमारा ये कार्य, जैसे ही हमको रिपोर्ट मिलती है, चाहे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की हो, चाहे हमें म्यूटेंट की हो, ये हम स्टेट वालों के साथ रेगुलरली शेयर करते हैं, और उसी के साथ मिनिस्ट्री से भी शेयर करते हैं। ये वायरस, नए वायरस जो हमको मिलते हैं जिसका म्यूटेंट या वो होता है, उसको कल्चर के लिए हम लोग हमारी फरीदाबाद की और इसकी लैब में 2 जगह भेजते हैं। उस जगह इनका कल्चर किया जाता है, जिससे कि आगे की स्टडी के टेस्ट पे उसकी क्या प्रक्रिया है, या इम्यूनिटी का उसका किस वैक्सीन पर असर उसका कैसा है, इसको समझने का प्रयास किया जाता है। अब इस जीनोमिक सर्विलेंस का इम्प्लीकेशन क्या है, मैं ये आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये हम वेरिएंट की काफ़ी बात करते हैं, और इसके लिए हमें ये देखना चाहिए कि वेरिएंट हमारे लिए किस चीज़ रूप में वो इम्पॉर्टेंट है। हम देखते हैं कि डिजीज एपिडेमियोलॉजी के हिसाब से, जो कि टाइम, प्लेस, पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या नया वेरिएंट का किसी एज ग्रुप में ज़्यादा इम्पैक्ट है, बच्चों में ज़्यादा इम्पैक्ट है, एडल्ट्स में ज़्यादा इम्पैक्ट है। तो इसको समझने के प्रयास के लिए हम लोग इसको देखते हैं। दूसरा है ट्रांसमिसिबिलिटी, जिसको कि काफ़ी डिटेल में स्टडी किया गया है वेरिएंट्स में, और ये एक मुख्य कारण है जो कि हमको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को समझने का एक नया तरीका देता है। और इससे हम डिजीज ट्रेंड को कोरिलेट करते हैं और देखते हैं कि किस प्रपोर्शन में वेरिएंट बढ़ रहा है और किस प्रपोर्शन में डिजीज बढ़ रही है। और अगर हम इसको कोरिलेशन को सही पाते हैं, तब हम इसको एक स्टैटिस्टिकल मेथड के द्वारा स्थापित करने के बाद इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस वेरिएंट एज फार एज ट्रांसमिसिबिलिटी इज कंसर्न, एज फार एज क्लिनिकल सिनेरियो इज कंसर्न, और एज फार एज द टेस्टिंग स्ट्रेटजीज इज कंसर्न। दूसरी चीज मैं कहना चाहूँगा, इसमें एक रहता है स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के लिए इम्प्लीकेशन। डिस्ट्रिक्ट को और स्टेट को भी ये समझने में मदद मिलती है कि किस प्रकार के वेरिएंट का डिस्ट्रीब्यूशन उनके यहाँ कैसा है। इसी प्रकार क्लिनिकल सीवियरिटी भी अगर किसी वेरिएंट की होती है,
तो हॉस्पिटल को बेटर प्रिपेयर्डनेस के लिए तैयार करता है कि जैसे ही केसेस की राइज हो, हमारे हॉस्पिटल किस प्रकार अपने आप को बेटर इक्विप करें, किस प्रकार लेटेस्ट ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करें, जिससे कि हमें उस बीमारी के लक्षण को समझने में और उस बीमारी के इलाज को समझने में मदद मिले। आखिरी चीज़ है कि हमारी इसका नेशनल और इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव क्या है। नेशनल मैंने आपको सबको बताया, जैसा कि अभी हम देख ही रहे हैं रोजाना किस प्रकार हम प्रेस ब्रीफिंग में स्टेट से इंटरेक्शन में इस चीज़ को साझा करते हैं और इससे स्टेट को इस बात की जानकारी देने की कोशिश करते हैं कि उनके स्टेट में, उनके डिस्ट्रिक्ट में और दूसरे स्टेट्स में किस प्रकार का हमारे यहाँ सिनेरियो चल रहा है। दूसरी चीज़ इंटरनेशनल में, जैसा कि राघवन सर ने शुरू में बताया कि जब तक कोई भी कंट्री इससे इन्फेक्टेड है तब तक हम अपने देश को सेफ नहीं मान सकते। तो इस पर्टिकुलर म्यूटेशन का, वेरिएंट का और सर्ज का एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल रेमिफिकेशन भी है, क्योंकि हम IHR के सिग्नेटरी हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने देश में जो हो रहा है वो हम दूसरे देश वालों से साझा करें और दूसरे देश की जानकारी को साझा करके अपने देश में देखें कि वो किस प्रकार का हम लोगों को इम्पैक्ट दे रहा है। ये मैं आपके सामने चार्ट रखना चाहूँगा, जिससे ये बताए आज की तारीख में अगर हम देखें तो हमारे पूरे के पूरे स्टेट्स में वेरिएंट हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जिनमें कि हमारे चारों वेरिएंट जो ऑफ कंसर्न जो कि आपको दिखाए गए हैं, इसमें 3990 करीब आज की तारीख में हमारे वेरिएंट जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं। 18,453 हम लोगों ने सीक्वेंस किए हैं आज तक की तारीख में, और इसमें आप देखेंगे कि दोनों ही प्रकार के सैंपल्स हैं, कम्युनिटी वाले सैंपल्स भी हैं और इसमें हमारे इंटरनेशनल ट्रैवलर्स और उनके कॉन्टैक्ट के भी सैंपल्स हैं। अगर आप इसमें डिटेल में देखना चाहेंगे तो आपको ये अनुभव होगा कि इसमें हमारे 3-4 प्रदेश अलग से निकल के आते हैं, जिसमें महाराष्ट्र है और जिसमें पंजाब है, जिसमें हमारा दिल्ली है और जिसमें हमारा बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। बाकी इसके डिटेल्स आपके सामने। अगर आपको इसको इसी चीज़ को अगर जोग्राफिकली देखना चाहेंगे आप, तो प्रेवलेंस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स में या आपको मैप के जरिए दिखाया जाएगा कि किस प्रकार ये हमारे नोन जो वेरिएंट हैं वो और इंटरनेशनल वेरिएंट हैं वो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं भारत के विभिन्न क्षेत्रों में। नॉर्थ ईस्ट के पार्ट में हमारे यहाँ आज की तारीख में काफ़ी कम इस वेरिएंट्स का वो है। अब आएंगे हम इसकी पब्लिक हेल्थ इन्फॉर्मेशन को हम कैसे शेयर करते हैं, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा। न केवल हम जैसे ही हमको लैब से इन्फॉर्मेशन मिलती है, हम स्टेट सर्वेलेंस ऑफिसर से तुरंत वो इन्फॉर्मेशन वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कि किस डिस्ट्रिक्ट के किस पर्टिकुलर सैंपल्स में हमें वो इन्फॉर्मेशन मिली, या जिस एयरपोर्ट से अगर इंटरनेशनल ट्रैवलर आया है तो उस एयरपोर्ट से हम उसके डिटेल्स लेके उसको उस पर्टिकुलर स्टेट को ये इन्फॉर्मेशन देते हैं और वो स्टेट को ये वो भी देते हैं हम, क्योंकि हम उसके लिए ये आवश्यक है कि उस पर्टिकुलर वेरिएंट का उनके डिस्ट्रिक्ट में क्या प्रभाव पड़ रहा है, जिससे कि वो सर्वेलेंस से ये देखने की कोशिश करें कि ये वेरिएंट जो उनके डिस्ट्रिक्ट में पाए गए उससे कोई उनको अनयूजुअल सर्ज तो नहीं मिल रही, और अगर सर्ज वगैरह उनको मिलती है तो वो उससे हम रिपीटेडली हमको साझा करते हैं और फिर हम उसको एपिडेमियोलॉजिकल कोरिलेशन करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हम लोग दूसरे एक और हमारा तरीका है स्टेट से शेयर करने का कि जैसे ही हमारा वेरिएंट्स का और सर्ज का एक वो बनता है, एक रूप बनता है, तो हम उनसे डायरेक्ट डिस्कशन करते हैं कि ये पर्टिकुलर आपके किस डिस्ट्रिक्ट के सैंपल्स हैं या किस डिस्ट्रिक्ट में आपको इस प्रकार का आउटब्रेक या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिल रहा है, तो उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के कौन से सैंपल्स हमारे लिए रेलेवेंट हैं। बिकॉज इसमें मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि क्योंकि सीक्वेंस हमारी एक लिमिटेड सैंपल्स की होती है, तो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। इसलिए हम स्टेट सर्वेलेंस ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट वालों के साथ मिलकर राइट सैंपल्स मंगवाते हैं और उनकी CT वैल्यू वगैरह देख के तब उसको हम जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए प्रोसेस करते हैं। इसी में मैं आपको बताना चाहूँगा, हम लोग इसके बारे में रेगुलर VCs करते रहते हैं स्टेट्स वालों के साथ, जिनमें सीनियर ऑफिशियल्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, और कई बार हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी VC की है स्टेट्स के साथ, जिसमें भी हमने ये प्रेजेंटेशन किए हैं और उन सब लोगों से साझा किए हैं और उन सब लोगों के कंसर्न्स को हमने समय समय पर एड्रेस किया है। आज की तारीख में अगर मैं इस बात को थोड़ा सा समराइज के रूप में आपको बताना चाहूँ तो B117 जो हमारा लीनिएज है, ये हमने देखा है कि पिछले कुछ समय में डिक्लाइनिंग ट्रेंड में दिखा रहा है कंट्री में, जो कि शुरू में हमने देखा था इसका काफ़ी हद तक प्रकोप हमें जो है महाराष्ट्र में देखने को मिला था, फिर दिल्ली में भी देखने को मिला था। तो अब आज की तारीख में हमारा जो B1617 लीनिएज जो है थोड़ा सा, जिसका कि मुख्य वो था, केंद्र था महाराष्ट्र था, आज भी वो काफ़ी जगह पे हमको ये नया लीनिएज देखने को मिल रहा है। और आज की तारीख के सर्ज में अगर हम देखें
तो कुछ स्टेट्स में हमें इसका कोरिलेशन मिला है, लेकिन इसका एपिडेमियोलॉजिकल और क्लिनिकल कोरिलेशन अभी पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाया है। तो मैं इसके ऊपर अभी ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। ये मैंने पिछली बार के उसमें भी कहा था कि हमारा ये कोरिलेशन जो है मुख्य एस्पेक्ट होता है, और बिना कोरिलेशन के हम किसी भी प्रकार की सर्ज को, किसी भी प्रकार के सिनेरियो को उससे डायरेक्ट लिंकेज नहीं कर सकते, नहीं कैसे स्थापित कर सकते। और रही बात इसकी कि हम इस पे एक बेसिस पे क्या की एक्शंस लेते हैं, जैसा कि अभी राघवन सर ने बताया, कोई भी वेरिएंट हो, कोई भी वेरिएंट में वो क्षमता नहीं होती कि हमारे मास्क को पेनिट्रेट कर पाए या हमारे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से पार पा पाए। तो ये हमारे लिए मुख्य हमारा एक धरातल है जिसके ऊपर हमें खड़े रहना है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, टेस्टिंग स्ट्रेटजीज, क्विक आइसोलेशन, प्रिवेंटिंग द क्राउड फ्रॉम इंटरमिंगलिंग, and also making the people vaccinated in time and with priority should be the key, and should be our strategy for the areas where we are finding variants also. Thank you very much. अभी आपने डॉक्टर सुजीत सिंह को